हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हमारा यूनिट 1 का लेक्चर 1 है। आपका जो सब्जेक्ट है COA, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS 302। आज के इस लेक्चर में आपको मैं एक ब्रीफ आइडिया दूंगी कि भाई व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर, व्हाट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम। ये वाला आप पढ़ के आए हैं पीपीएस में। आपको याद आएगा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर या कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते थे हमारे। एक होता था CPU, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, और आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई और स्टोरेज यूनिट हो गई। ये आप पढ़ के आए हैं, तो इसको ही दूसरा नाम दिया गया है फंक्शनल यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम। ये आपका टॉपिक वहां भी इंपॉर्टेंट था, हर साल आता है रिपीटेडली, और यहाँ भी ये आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानने से पहले हम क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक तरह की डिवाइस है जो आपसे इनपुट लेता है किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू, और उसको क्या करता है, ये प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके आपको क्या प्रोवाइड करके देता है, आउटपुट। लेट सपोज आप मान लो आपने किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कोई भी कमांड दी। लेट आपने माउस के थ्रू कमांड दी एक फाइल को ओपन करने की। आपने फाइल ओपन करी, उस फाइल को ओपन करने की कमांड देने के बाद वो प्रोसेस होगा और आपको जो फाइल है वो क्या करके देगा, मॉनिटर पे, किसी भी आउटपुट डिवाइस पे क्या करेगा, शो कर देगा। वही कंप्यूटर होता है। A computer is an electronic device that take input from the user, process it under the control of set of instruction and generate the आउटपुट। ठीक है, ये बेसिकली इसके पास एबिलिटी होती है कि डेटा को स्टोर कर सके। आपका डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर की मेमोरी में। आपने सपोज आज कोई फाइल स्टोर कर दी, फाइल को स्टोर करने के बाद अगर आप 10 दिन बाद ओपन करेंगे उस फाइल को, तो वो वहीं मिलेगी। सपोज आपने C ड्राइव के D फोल्डर में डाली है ना, तो वो D फोल्डर में ही मिलेगी। यानी कि उस पर एबिलिटी होती है स्टोर करने की, रीड्राइव करने की और डेटा को प्रोसेस करने की। आप इसमें कोई भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, कोई चेंज कर सकते हैं, कोई एडिटिंग कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेशन कर सकते हैं। आपने कोई फाइल बनाई, उस फाइल में कोई चेंजेस करते हैं, वो भी एबिलिटी होती है। तो यानी कि कंप्यूटर पे हर चीज की एबिलिटी होती है, जो भी चीजें आप इससे कराना चाहते हैं। देखो, अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मल्टीपल पार्ट्स एंड कंपोनेंट। जो कंप्यूटर होता है बहुत सारे पार्ट्स और कंपोनेंट से मिलके बना होता है, जो आपको एक फैसिलिटी या फैसिलिटेट करने का मतलब है, एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप बहुत सारे काम कर सके। अब कंप्यूटर हैज 2 प्राइमरी कैटेगरी। जो कंप्यूटर है उसके पास 2 प्राइमरी कैटेगरी होती है। वो क्या है, एक तो हार्डवेयर हो गया और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, नॉर्मली एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो एक शेल्टर या हाउस प्रोवाइड करता है। किसको, जो कंप्यूटर है उसके इंटरनल पार्ट्स को, यानी कि मेमोरी को, मदरबोर्ड को, या वहां पे जो भी अंदर वायरिंग्स होती है, हर चीज को एक तरह का शेल्टर प्रोवाइड करता है। हार्डवेयर वो है जिसको आप टच कर सकते हैं, विच इज टेंजिबल। अब फिजिकल स्ट्रक्चर दैट हाउस कंप्यूटर, प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज, कम्युनिकेशन पोर्ट्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी कि सबको एक तरह का शेल्टर प्रोवाइड कर। जबकि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर नॉर्मल सी क्या होती है, समथिंग विच हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। यानी कि अच्छा बताओ, वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये सारे सॉफ्टवेयर है ना, क्या इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं, पर ये कंप्यूटर के अंदर होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने में अच्छे से मदद करते हैं। जैसे आपका सबसे सिंपल सा एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है ना, जितनी भी होती हैं, जैसे कि आपकी फेसबुक ऐप है, आपकी विंडोज हो गई, या आपकी कोई भी ऐप है जिसके जो फिजिकली एग्जिस्ट तो नहीं करते हैं, पर जिनके थ्रू आप बहुत सारे काम करते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। देखो, हर एक कंप्यूटर में है ना, जितने भी कंप्यूटर है, हर एक कंप्यूटर में एक इनपुट यूनिट होगी, एक आउटपुट यूनिट होगी, आपका एक स्टोरेज यूनिट होगी, और क्या होगा,
आपका सीपीयू होगा। ये दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी बने, चाहे सुपर कंप्यूटर हो, बेसिक कंप्यूटर हो, आपका पर्सनल कंप्यूटर हो या कुछ भी हो, लैपटॉप हो, सब में होगा, है ना। तो ये तो होता है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। जैसे हर घर में, जितने भी घर हैं, आपका एक मेन गेट होगा, एक आपका बाथरूम होगा, मतलब बाथरूम बनाए जाएंगे, रूम्स होंगे, ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अब देखो, किसी कंप्यूटर में एक सीपीयू है, किसी कंप्यूटर में 4 सीपीयू है, किसी कंप्यूटर में 5 सीपीयू है। सीपीयू होगा तो, पर अलग अलग तरीके से। कहीं सीपीयू की प्रोसेसिंग, मतलब पहले के टाइम में सीपीयू एक होता था, अब पैरेलल प्रोसेसिंग अलाउ है, यानी कि मल्टी प्रोसेसर्स हैं, बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं। और पहले क्या होता था कि सपोज आपके जो रैम है, रैम हर किसी में होगी, कंप्यूटर जितने भी कंप्यूटर्स हैं सब में रैम होगी, पर रैम का साइज अलग अलग होगा, किसमें 2 GB, 4 GB, 6 GB। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये नहीं होता चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, यहाँ ऑर्गेनाइज है कि क्वालिटी या अमाउंट किस तरह से है। बट एक चीज कंफर्म है कि हर कंप्यूटर में स्टोरेज होगी, ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है जिसमें स्टोरेज ना हो। लेकिन ऐसे हर कंप्यूटर में अलग अलग हो, किसी में 2 GB, 3 GB, 4 GB, किसी में रैम का साइज अलग है ना। अब प्रोसेसर्स की परफॉर्मेंस अलग अलग है, कोई सुपर कंप्यूटर है, कोई बेसिक कंप्यूटर है। कंप्यूटर दोनों ही कहलाएंगे और हर किसी में प्रोसेसर है। ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है जिसमें सीपीयू ना हो, बट जो उनकी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस अगर एक क्राइटेरिया नहीं, तो सुपर कंप्यूटर का अलग होगा, बेसिक कंप्यूटर का अलग होगा। तो उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। आर्किटेक्चर होता है बेसिक एक स्ट्रक्चर जो दुनिया के हर कंप्यूटर में हो। ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है जिसमें एक भी इनपुट यूनिट कनेक्ट ना हो। अब एक और सिंपल से एग्जांपल देखो, एक कंप्यूटर है जिसमें सिर्फ एक आउटपुट यूनिट है, वो आउटपुट यूनिट है आपका मॉनिटर। एक कंप्यूटर है जिसमें 2 आउटपुट यूनिट है, आपका मॉनिटर और आपका प्रिंटर। ये बात आप समझ गए? तो आउटपुट यूनिट हर किसी में प्रेजेंट है, वो है आर्किटेक्चर। ऑर्गेनाइजेशन, कितनी आउटपुट यूनिट्स कनेक्टेड है, यानी कि एक हर घर में रूम्स होंगे, पर ये वेरी करता है, किसी घर में 2 रूम होंगे, किसी घर में 4 रूम होंगे, किसी के घर में 1 बाथरूम होगा, किसी के घर में 2 बाथरूम होंगे। इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ही कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की कई बार आपका 2 मार्क्स में आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आर्किटेक्चर डिस्क्राइब व्हाट अ कंप्यूटर डज। कंप्यूटर करता क्या है? देखो, कंप्यूटर इनपुट लेता है, आउटपुट लेता है, आपका डेटा को स्टोर करता है। बट जबकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या बताती है? ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब हाउ इट डज इट, यानी कि वो कैसे करता है, कैसे प्रोसेस कर पा रहा है। भाई एक चीज बताओ, एक रैम जो 2 GB की रैम है, एक 4 GB की, तो वो डेटा को ज्यादा स्टोर कर पाएगी। एक प्रोसेसर है जिसमें एक सिंगल प्रोसेसर है, एक में मल्टी प्रोसेसर्स है, बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, तो वो पैरेलल प्रोसेसिंग करेंगे। तो इसी के बेसिस पे तो डिफरेंस है कि वो किस तरह से उस काम को कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उस काम को किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, देखो पहले थर्ड पॉइंट, इट डील विद हाई लेवल डिजाइन इशू, यानी कि हाई लेवल मतलब इनपुट यूनिट है, एक आउटपुट यूनिट है, एक आपकी स्टोरेज यूनिट है, ये एक हाई लेवल ऊपर की लेवल की डिजाइनिंग है। जबकि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? आपकी लो लेवल की डिजाइनिंग करती है। ठीक है, लो लेवल डिजाइनिंग का मतलब क्या है कि इस तरह की डिजाइनिंग की अंदर सीपीयू कैसे काम कर रहा है। भाई एक जो सिंगल प्रोसेसर है, एक सीपीयू है, तो जो आपने काम दिया है पहले उसे करेगा, फिर दूसरे को करेगा। लेकिन आपके अगर कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर्स है तो क्या करेंगे? एक आपके पहले काम को कर देगा, एक आपके दूसरे काम को कर देगा। आर्किटेक्चर आपको क्या बताता है कि हार्डवेयर मतलब आपके आउटर पार्ट, जब बोल रहे हैं हाई लेवल यानी कि हार्डवेयर को रिप्रेजेंट करता है या इंडिकेट करता है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन उन हार्डवेयर्स की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करते हैं, यानी कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, कितना बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं। फॉर डिजाइनिंग अ कंप्यूटर, अगर आप एक कंप्यूटर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आर्किटेक्चर बनता है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर की डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आर्किटेक्चर के बाद ही ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। यानी कि जब सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया होगा उस टाइम पे पहले आर्किटेक्चर की, भाई जैसे आप एक घर बना रहे हैं
तो जब सबसे पहले घर बनाया गया होगा तो उसमें एक चीज रखी गई होगी ना कि भाई ये गेट नाम की कोई चीज होनी चाहिए, रूम होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए ना। तो ऐसे ही कंप्यूटर बनाते वक्त सबसे पहले ये बताया गया कि भाई हाँ देखो इनपुट यूनिट होनी चाहिए जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कमांड दे सके कि हमें कंप्यूटर से काम क्या कराना है। एक ऐसी एक डिवाइस होनी चाहिए, आउटपुट डिवाइस, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी हो, पर होनी चाहिए जिसके थ्रू जो मैं कमांड दे रही हूँ वो कमांड मुझे एज एन मतलब मुझे पता लगे कि भाई मैं क्या करा रही हूँ, तो मुझे उसका रिजल्ट मिल सके। कोई ऐसी चीज तो होनी चाहिए ना जिसमें मैं डेटा को स्टोर कर सकूं। अब जब एक बार मैंने एक आर्किटेक्चर बना लिया, रफ एक बना लिया कि ये चीज होनी चाहिए, अब वो डिपेंड करा कि भाई जैसी जैसी नीड बनती रही उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर में अपग्रेडेशन आते रहे। सबसे पहले प्रिंटर, पहले जमाने में प्रिंटर नहीं थे, पहले सिर्फ आपका एक तरह से मॉनिटर पर, धीरे धीरे एक और आउटपुट डिवाइस आया, आपका क्या आया, प्रिंटर आया, है ना। ये चीजें आई ना तो धीरे धीरे आउटपुट डिवाइसेस ऑर्गेनाइज अलग अलग होती रही, कनेक्ट होती रही कंप्यूटर से। पहले सपोज लेट कीबोर्ड ही होगा, कीबोर्ड के थ्रू ही हम सारी कमांड, फिर एक माउस इन्वेंट हुआ, फिर आपका ब्लूटूथ तरह का, ब्लूटूथ विदाउट वायरलेस आपका होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती रही। पर अब एक चीज बताओ, किसी कंप्यूटर में एक माउस लगा है जो वायर्ड है और एक दूसरे कंप्यूटर में अनवायर्ड यानी कि ब्लूटूथ है, तो इनपुट डिवाइस ही, पर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है, अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस है। तो यानी कि पहले आर्किटेक्चर बनाया जाता है, फिर क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के बाद डिसाइड किया जाता है। ये करता क्या है, ये हार्डवेयर को आपके सामने दिखाता है कि भाई ये हार्डवेयर है, जबकि ये बताता है कि कंप्यूटर कितना अच्छा परफॉर्म करता है। भाई देखो कितना अच्छा परफॉर्म करता है, इसका सिंपल सा और बेसिक सा एग्जांपल है, सीपीयू है, एक सिंगल प्रोसेसर सीपीयू है आपका, मतलब सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर है, एक मल्टी प्रोसेसर यानी कि बहुत सारे सीपीयू हैं। बताओ एक एग्जाम्पल बताओ कि एक ही पर्सन है आपके पास काम कराने के लिए और एक आपके पास 3 पर्सन है काम को कराने के लिए और वो ही काम करना है। तो एक सिंगल पर्सन अगर 1 घंटे या 2 घंटे में करते हो, 3 पर्सन है तो आधा आधा डिवाइड करके कर देंगे, तो परफॉर्मेंस कहाँ ज्यादा अच्छी है, जहां 3 लोग हैं यानी कि जहां पे मल्टी प्रोसेसर है। तो ये परफॉर्मेंस बताएगा, ये हार्डवेयर विजिबल करेगा। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील विद द फंक्शनल बिहेवियर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आपके कंप्यूटर का फंक्शनल यानी कि बेसिक बिहेवियर क्या है। बेसिक बिहेवियर मतलब कि भाई वो क्या क्या करता है, भाई इनपुट लेता है, आउटपुट लेता है, प्रिंट, मतलब बेसिकली बेसिक बिहेवियर बताएगा। लेकिन ये स्ट्रक्चरल बिहेवियर यानी कि स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप, यहाँ पे वो स्ट्रक्चरल नहीं, ये बताएगा कि भाई कितने सीपीयूज हैं आपके, रैम का। अब एक चीज बताओ, एक रैम है, आपका फोन होता है, आप कहते हैं कि आपका फोन हैंग करता है, वो हैंग करने का रीजन क्या होता है, हैंग करने का बेसिक रीजन होता है कि मेमोरी स्टोरेज जब कम होती है ना। या फिर एक चीज और बताओ, आपका जो आप कहते हैं ना गेमिंग फोन चाहिए हमें, तो गेमिंग फोन के लिए क्या होता है, प्रोसेसर अच्छी क्वालिटी का हो, वो बेटर परफॉर्म कर सके, ग्राफिक कार्ड अच्छा हो। तो यानी कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बताता है किस तरह से स्ट्रक्चर क्या, एक में भाई एक ही प्रोसेसर है, एक में एक से ज्यादा है, तो स्ट्रक्चर ज्यादा है ना, 2-3 प्रोसेसर लगे हुए हैं। तो ये बताता है फंक्शनल यानी कि बेसिक वर्क क्या है। भाई एक मोबाइल समझो, एक मोबाइल का काम क्या है, फोन कॉल करना, फोन उठाना, पिक करना, आपका गेम्स खेलना। दूसरे फोन का भी काम क्या है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है ऑर्गेनाइजेशन का। एक में आपका मतलब बेसिक से आपका नॉर्मल कार्ड लगा है, बेसिक कुछ ज्यादा नहीं है, दूसरे में ज्यादा अच्छे प्रोसेसर्स हैं, आपका फ्रेश रेट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, गोरिल्ला ग्लास लगा है, ग्लास दोनों में लगा है। बेटर किसमें है, किसमें ज्यादा प्रोटेक्शन है, किसमें ज्यादा अच्छा वो है ना। मोबाइल के टर्म में समझ गए, ऐसे ही कंप्यूटर के टर्म में ये आपको अगर ये चीज समझ आ गई तो आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट ही इस पे है। ठीक है, ये बेसिक सा है और ये आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है। ठीक है, कई बार तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। 2 मार्क्स में अगर आप 3 या 4 कोई भी पॉइंट्स लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। चलिए अब आप चलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ अ डिजिटल सिस्टम। फंक्शनल यूनिट क्या है, यानी कि बेसिक यूनिट्स आपने अभी पढ़ा है। ये क्या बताता है,
फंक्शनल बिहेवियर, यानी कि हर एक कंप्यूटर का बेसिक बिहेवियर क्या है। भाई बेसिक बिहेवियर क्या है, इनपुट लेना, आउटपुट लेना, बस यही तो एक बेसिक बिहेवियर है, आपकी कमांड को प्रोसेस करना। तो उन फंक्शनल यूनिट क्या क्या है, यानी कि बेसिक हर एक कंप्यूटर में, दुनिया का जितने भी कंप्यूटर्स हैं, हर एक कंप्यूटर में एक इनपुट यूनिट होगी, एक आउटपुट यूनिट होगी, एक स्टोरेज यूनिट जरूर होगी और एक सीपीयू जरूर होगा। ये 4 यूनिट हर दुनिया के हर कंप्यूटर। अब उनमें भाई किसी में अच्छा मतलब रैम की साइज कम है, किसी में रैम का साइज ज्यादा है, किसी में बहुत सारी इनपुट यूनिट जुड़ी हुई है, किसी में नहीं, वो डिफरेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी इनपुट यूनिट क्या होती है। देखो, इनपुट यूनिट वो यूनिट है जिसके थ्रू हम यूजर से इनपुट लेते हैं। इनपुट लेके किसको, हम जो भी कमांड दी होती है उसको प्रोसेस करते हैं। जैसे इनपुट यूनिट आपकी क्या हो गई, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। सेकंड अब हमारी क्या होती है, आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के थ्रू हम डेटा या इंस्ट्रक्शन जो भी देते हैं, यानी कि मुझे किसी भी फाइल को अगर ओपन करना है तो उस फाइल को ओपन करने के लिए उस फाइल पे जाके मैं क्लिक करती हूँ, राइट क्लिक। तो वो क्लिक किससे किया मैंने, एक इनपुट डिवाइस से। वो इनपुट डिवाइस क्या है, माउस, ठीक है। वो कमांड हो गई, कोई डेटा हो गया, कुछ भी हो गया। अब दूसरी यूनिट पढ़ो आपकी आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट वो यूनिट होती है जिसके थ्रू आपका जो डेटा है, जो भी आपने कमांड दी है, उसको प्रोसेस करके आपको एक आउटपुट जनरेट करके देता है। अब एक चीज समझो, आपने जो कमांड दी है वो किसमें, आप नॉर्मली ओपन क्लोज कोई भी कमांड देते हो किस लैंग्वेज में देते हो, हाई लेवल लैंग्वेज। अभी पढ़ के आए हो, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको ह्यूमन समझ सकते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। इंग्लिश वाली टर्म को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब ये आपने कमांड दी एक फाइल को, तो वो फाइल कहीं मेमोरी में स्टोर होगी। उस फाइल को, जो फाइल आप ओपन करने की कमांड देते हो, या सपोज व्हाट इज कंप्यूटर, ये आपने एक फाइल में लिख रखा है, तो वो फाइल जब ओपन होगी तो वो फाइल आपको किस में दिखेगी, हाई लेवल में, यानी कि इंग्लिश टर्म में। बट एक्चुअली में आउटपुट यूनिट पे जो डेटा मिलता है वो मिलता है कोडेड फॉर्म, यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में, जिसमें कि हम नहीं समझ सकते, कौन समझ सकता है, हमारा कंप्यूटर। तो आउटपुट यूनिट का काम क्या है, जो भी डेटा उसने गैदर किया है कंप्यूटर से, कहीं भी स्टोरेज यूनिट में कहीं भी पड़ा हो, उस इंफॉर्मेशन को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, किसकी हेल्प से, एक ट्रांसलेटर की हेल्प से, जो ट्रांसलेट करे लो लेवल टू हमारे किसमें, हाई लेवल में। कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या करना, एक आउटपुट डिवाइस पे शो करना। अगर मैंने एक फाइल को आपकी स्क्रीन पे शो करने के लिए कहा है, ओपन करने के लिए कहा है, तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस क्या होगी, आपकी मॉनिटर, ये हो गई। अब उसके बाद आती है हमारी स्टोरेज यूनिट। देखो, स्टोरेज यूनिट क्या होती है, ये वो यूनिट होती है जिसमें डेटा स्टोर होता है। आपका जितना भी डेटा होगा वो सारा स्टोर होगा। अच्छा, मैं कह रही हूँ आपको फाइल ओपन करनी है, तो वो सी ड्राइव के किसी फोल्डर में पड़ी है, यानी कि कहीं स्टोरेज में पड़ी है ना। अब स्टोरेज यूनिट कौन कौन सी होती है, एक तो प्राइमरी स्टोरेज होती है और एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है। अब आपकी जो प्राइमरी स्टोरेज होती है वो क्या होते हैं, वो होती है जिसमें कि आपका सीपीयू को किसी भी डेटा को एक्सेस करना है तो वो प्राइमरी स्टोरेज में होना चाहिए। अब देखो, प्राइमरी स्टोरेज बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक तो होती है रैम और एक होती है रोम। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। जितना भी डेटा अगर आपको कोई भी एक्सेस करना है, कोई भी ट्रांसफर करना है, कोई फाइल ओपन करनी है, कोई क्लोज करनी है, वो किसमें पड़ा होना चाहिए, रैम में पड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब रैम जो होता है उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, सारा डेटा नहीं हो सकता उसमें स्टोर। तो जो डेटा करंटली नीडेड नहीं होता, आप उससे पेन ड्राइव या ऑप्टिकल डिस्क या किसी में भी डाल देते हैं, उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी स्टोरेज। इसी वजह से यहाँ पे ये एरो बनी हुई है ना, ये आपकी एरो बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो डेटा यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होता रहता है। सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होती है। नॉन वॉलेटाइल यानी कि जब तक पावर सप्लाई रहेगी उस तब भी डेटा रहेगा, अगर पावर सप्लाई नहीं भी रहेगी तब भी डेटा रहेगा, ठीक है। जबकि रैम क्या होती है, वॉलेटाइल, यानी कि तब तक पावर सप्लाई रहेगी तभी तक डेटा
रहेगा। सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है वो नॉर्मली क्या होती है, साइज में बड़ी होती है। अब आपकी आती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, ये आपके कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जैसे मैं आपसे जो भी बात कर रही हूँ, इंटरेक्ट कर रही हूँ या आपसे कुछ भी कम्युनिकेशन कर रही हूँ, वो जो सारी कमांड कौन दे रहा है, मेरा ब्रेन, कि कैसे बोलना है, क्या नेक्स्ट टॉपिक या कुछ भी। ऐसे ही जो सीपीयू है वो कंप्यूटर को कमांड देता है कि तुम्हें अब क्या करना है, आगे क्या परफॉर्म करना है, कोई भी चीज कैसे करनी है। जो सीपीयू है उसे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। वो क्या है, आपका कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जो आपकी कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, इसमें ये आपने ये भी ध्यान दिया होगा, ये आपका यूनिट 2 है, ये आपका यूनिट 3 है, ये आपका यूनिट 5 है, मेमोरीज आपकी एक यूनिट है। यानी कि जो पूरी आपकी पांचों यूनिट्स हैं वो इसी ब्लॉक डायग्राम पे बेस्ड है। देखो यहाँ आप ये फर्स्ट पीपीएस के फर्स्ट यूनिट 1 का लेक्चर 1 में आप ये पढ़ के आए है ना, लेकिन यहाँ पे आपने बस इतना ही पढ़ा था, बहुत बेसिक सा रफ आइडिया पढ़ा था, है ना। बट अब क्या है, जब मैं आपसे बोल रही हूँ ये एक यूनिट है, ये एक पूरी यूनिट है, यानी कि आपको इसकी प्रॉपर डिटेल, मतलब बिहाइंड जो पीछे काम होता है उसकी प्रॉपर डिटेल एंड वर्किंग जानना है। ठीक है, तो हमारी कंट्रोल यूनिट, नाम से ही पता चल रहा है, हर चीज को कंट्रोल करने वाली, यानी कि हर चीज सही तरीके से कंट्रोल हो। जैसे सपोज आपने किसी फाइल को ओपन करने की कमांड दी है, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने कमांड तो ओपन करने की दी और प्रिंट हो गई हो वो फाइल, या आपने प्रिंट करने की कमांड दी, कुछ और काम, क्लोज हो गई हो फाइल, ऐसा नहीं होता ना। या आपने अगर सी ड्राइव के किसी फोल्डर में किसी फाइल को सेव करके रख दिया और आप 5 दिन बाद या 10 दिन बाद जाके देखें, तो क्या वो फाइल वहीं मिलेगी या कहीं और मिलती है, वहीं मिलती है ना। तो हर चीज प्रॉपरली हो, मैनेज में हो, कोई भी चीज गलत ना हो, उसका ध्यान कौन रखता है, कंट्रोल यूनिट। अभी तक आपने इतना ही पढ़ा है, लेकिन अब वो किस तरह से कंट्रोल करती है उसकी एक पूरी यूनिट है आपकी। अगली यूनिट क्या, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी कि हर चीज को जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, ये सारे ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अभी कैसे करती है, किस तरह से करती है, उसके बारे में हम हमारी जो सेकेंड यूनिट है इस सब्जेक्ट की उसमें हम जानेंगे। फर्स्ट यूनिट में हम बेसिक सा आइडिया लेंगे। ठीक है, अब ये जो एरो है डार्क वाले, वो डेटा या आपने कोई भी कंट्रोल फ्लो, यानी कि सपोज आपने 2 नंबर को ऐड करने के लिए बोला है, तो 2+3 ये जो है कहीं स्टोरेज में स्टोर होगा आपका। सपोज लेट मैंने एक ये कमांड दी 2+3, ये जो है कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, रैम में, प्राइमरी मेमोरी के रैम में ये स्टोर हो गया। अब जो कैलकुलेशन है वो कौन परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म करेगा एआरयू। तो आपकी सपोज मेमोरी में, सपोज मैं 5 मान लेती हूँ, 2+3+5 किसी तरह, मतलब ये कैसे स्टोर होता है इंटरनली वो हम आगे जानेंगे। ये स्टोर हो गया। अब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या करता है, सारी कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन सब कुछ करता है। तो वो क्या करेगा, यहां से पहले 2 नंबर को पिक करेगा और परफॉर्म करेगा आपकी कैलकुलेशन, यानी कि 2+3। अब 2+3 कितना होता है, आपका 5 होता है। वो 5 जब हो गया ऐड, तो उसे फिर से कहाँ स्टोर कर देंगे हम, डेटा में, प्राइमरी स्टोरेज में, यानी कि यहाँ पे जाके ये स्टोर हो गया 5। अब अगली क्या बची है, 5+5, 5+5 करा और फिर से 10 मेमोरी में स्टोर हो गया। यानी कि इसी वजह से ये एरो लगी हुई है कि डेटा यहाँ से पिक करें और यहाँ पे फिर वापस भेज दें। यानी कि सीपीयू को अगर कोई भी काम करना है तो वो काम के लिए डेटा को प्राइमरी स्टोरेज से उठाता है, फिर वापस डाल देता है। अगर कोई डेटा प्राइमरी स्टोरेज में नहीं होता है तो सीपीयू को अगर किसी इंफॉर्मेशन को चाहिए तो वो डेटा सेकेंडरी स्टोरेज से उठ के पहले कहाँ आना चाहिए, प्राइमरी में, देन प्राइमरी से सीपीयू को प्रोवाइड होगा। अब ये आपको एक डॉटेड सी यहाँ पे ये दिख रही होंगी, डॉटेड है ना, इसका मतलब है कंट्रोल फ्लो। हर चीज का कंट्रोल कौन ध्यान रखता है, कंट्रोल यूनिट। ये ध्यान रखता है कि इनपुट यूनिट सही से वर्क करे, आउटपुट यूनिट सही से वर्क करे और आपकी मेमोरी सही से वर्क करे।
ठीक है। अब हम हर एक जो यूनिट्स है उसके बारे में एक इंट्रो मतलब एक तरह से ओवरव्यू ले लेते हैं। सो इनपुट यूनिट, we need to first enter the data and instruction in the computer system before any computation begin। अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं उससे पहले हमें जो है इनपुट यूनिट के थ्रू हमें डेटा को क्या करना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा। तो दिस टास्क इज डन बाय इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, ये सारी आपकी इनपुट यूनिट्स होती हैं। आगे चलते हैं हमारी स्टोरेज यूनिट। The data and the instruction that are entered have to be stored in the computer. Similarly, the end result and the intermediate result also have to be stored somewhere before being passed to the इनपुट यूनिट। यानी कि अगर हम 2+3+5 में मुझे ये करना था तो फाइनल तो आंसर आना था 10, ठीक है। पर एक्चुअली में सारा एक साथ तो प्रोसेस नहीं होगा। सीपीयू का जो पार्ट है एएलयू पहले 2+3 करेगा, वो ये क्या है, एक 5 इंटरमीडिएट रिजल्ट है। इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी आपको मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा, फाइनली रिजल्ट को भी मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा, या जो आपने इनपुट दिया है वो भी मेमोरी में ही स्टोर होगा। यानी कि सपोज सारा काम जितना भी होना है वो कहाँ स्टोर होना है, मेमोरी में। किसी फाइल को ओपन करना है, किसी फाइल को क्लोज करना है, या कुछ भी एडिशन या कोई भी एडिटिंग या कुछ भी चेंज करनी होती है तो वो सारा डेटा कहीं भी स्टोर कहाँ होता है, मेमोरी में। द स्टोरेज यूनिट प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस इशू। दिस स्टोरेज यूनिट इज डिजाइंड टू सेव द इनिशियल डेटा, इंटरमीडिएट डेटा एंड द फाइनल रिजल्ट। यानी कि जो स्टोरेज यूनिट है वो इस तरह से बनाई गई है कि जो आपका इनिशियल डेटा होता है वो भी मेमोरी में स्टोर होता है, जो आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है वो भी मेमोरी में स्टोर होता है, और जो फाइनल रिजल्ट होता है वो भी मेमोरी में स्टोर होता है। सपोज मैं एक फाइल बनाती हूँ तो मैंने एक पावर पॉइंट क्लिक किया, पावर पॉइंट पे कोई पीपीटी या कुछ चीज बनाई, उसको मैंने सेव कर दिया। फिर मैंने थोड़े दिन बाद खोला, उसमें कोई एडिटिंग करना चाहती हूँ, फिर वो एडिटिंग करके उसे सेव कर दिया, है ना, Ctrl+S करा, सेव कर दिया। थोड़े दिन बाद उसे मैं दोबारा से ओपन करूंगी तो वो क्या मिलेगी, वो फाइल भी मुझे स्टोरेज यूनिट यानी कि कंप्यूटर में ही किसी ड्राइव में, किसी फोल्डर में पड़ी मिले। अब जो बेसिकली होती है वो दो तरह की होती है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। जो प्राइमरी स्टोरेज होता है उसे हम बोलते हैं मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इट इज द कंप्यूटर मेमोरी दैट अ प्रोसेसर और कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेस, ये सबसे पहले जिसे वो एक्सेस करता है वो प्राइमरी स्टोरेज होता है। ये जो है नॉर्मली दो तरह की होती है आपकी, एक होता है रैम, एक होता है रोम, है ना। ये लिखा है इट इज ऑफ 2 टाइप, रैम एंड रोम, ठीक है। जो रैम होती है उसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम में जो डेटा होता है वो जब तक रहता है जब तक पावर सप्लाई रहती है। ये वो मेमोरी है जिसको सीपीयू सबसे पहले और डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ये जो होती है वो वॉलेटाइल इन नेचर होती है। वॉलेटाइल मतलब कि इसमें डेटा तब तक रहेगा जब तक पावर सप्लाई रहेगी। ये क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल, यानी कि पावर सप्लाई के बंद होने के बाद भी रहेगा। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जिस डेटा को सिर्फ आप रीड कर सकते हो, उसमें कोई चेंजेस या अपडेशन नहीं कर सकते, ठीक है। It allow a processor to access a running execution application and services that are temporarily stored in a specified memory location। यानी कि अलाउ करता है प्रोसेसर को कि वो उन एप्लीकेशन या सर्विसेज को भी एक्सेस कर सके जो किसी मेमोरी लोकेशन पे टेम्परेरी स्टोर है। ऐसे समझो आपने किसी फाइल को बना रहे हो, उसे सेव नहीं किया तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब आपका एक चीज और बता देती हूँ, जो रैम होता है उसे हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है। दो तरह का होता है रैम, एक होता है स्टैटिक
स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, डायनेमिक का मतलब होता है चलता हुआ, ये नॉर्मल टर्म है। स्टैटिक क्या कहता है कि मुझ में डेटा तब तक रहेगा, आई विल होल्ड दैट डेटा अप टू, जब तक कि पावर सप्लाई रहेगी, अप टू द पावर सप्लाई इज ऑन। जबकि डायनेमिक कहता है कि अगर पावर सप्लाई ऑन भी है, इसके बावजूद भी मैं कुछ मिली सेकेंड के लिए ही, इवन फॉर अ स्मॉल मिली सेकेंड, में इस डेटा को स्टोर कर सकता। ठीक है, अब जबकि जो रोम होता है, रोम को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। पी रोम, EPROM, EE, इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी आपको आगे, आप जब यूनिट आएगी तब उसमें आप बहुत डिटेल में जानेंगे। बस प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं कि मुझ में अगर डेटा एक बार लिखा गया है तो मुझ में कोई अपडेशन नहीं हो सकता। देखो, रोम में हम डेटा नहीं लिख सकते क्योंकि इसे हम सिर्फ रीड कर सकते, पर जो कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर होते हैं, अच्छा आप कभी सेटिंग्स में गए होंगे तो सेटिंग्स में कुछ डेटा लिखा होता है, मतलब ऐसी बहुत सारी फाइल्स होती है, लेकिन एक एग्जाम्पल है कि आपके प्रोसेसर ये है, ये 64GB, मतलब जो भी प्रोसेसर की पूरी वर्किंग होती है वो क्या करता है, तो उसमें आप कोई एडिटिंग कर सकते हो, उसमें आप कोई चेंज कर सकते हो नहीं, यानी कि वो डेटा रोम में पड़ा होता है। ऐसी बहुत सारी फाइल्स होती हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते या उसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते, तो उन सब की इंफॉर्मेशन किस में पड़ी होती है, रोम में। अब रोम के 3 वेरिएशन है, एक तो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि आप मुझ में एक बार डेटा लिख दो और कितनी बार भी रीड कर लो, लेकिन भाई जो मैन्युफैक्चरर है या जो उसमें डेटा लिखता है उससे भी तो गलती हो सकती है ना, तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए 2 वेरिएशन आए, एक तो होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और दूसरा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहता है मुझ में आप डेटा लिख सकते हो, लेकिन आपसे कोई गलती होती है या आप कोई चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, वो चेंज आप कर सकते हो यूवी लाइट की हेल्प से। ठीक है, लेकिन अब जो लिखा है दूसरा, भाई देखो जो डेटा होता है कंप्यूटर में वो किस में स्टोर होता है, बिट या बाइट्स की फॉर्म में, है ना, तो आप इसमें डेटा को रिमूव कर सकते हो, लेकिन इसका भी एक बेटर वर्जन है, वो बेटर है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी कि इसमें आप इलेक्ट्रिकल वेव्स की मदद से, है ना, इसकी मदद से आप डेटा को क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया, तो यानी कि रोम के भी बेटर वेरिएशंस है। ठीक है, आप इसकी मदद से सिंगल बिट, यानी कि कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो 0 और 1 में स्टोर होता है, यानी कि बिट्स की फॉर्म में, तो अगर आप उसमें भी कोई चेंज करना चाहते हो तो उसमें भी आप सिंगल बिट में भी आप चेंज कर सकते हो। ये आप नहीं करते, ये मैन्युफैक्चरर ही करते हैं, जो बनाते हैं, जो इन कुछ इंफॉर्मेशन डालते हैं जो आगे फर्दर रहे। अब आपकी आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं या दूसरा नाम है एक्सटर्नल मेमोरी। जो इंफॉर्मेशन को रख सकता है इवन सिस्टम ऑफ भी हो जाए, ठीक है, पावर सप्लाई ना रहे, कंप्यूटर को आप बंद कर दें। ये बेसिकली यूज होता है उन प्रोग्राम्स को या इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने के लिए जो करंटली आपको नीडेड नहीं है, पर आपको कभी इन फ्यूचर आपको नीड पड़ सकती है या आप आगे प्रोसेस करना चाहते हैं। ठीक है, अगला आपका आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सीपीयू है
आपके कंप्यूटर जो है उसमें जो सीपीयू होता है वो ब्रेन होता है, यानी कि एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय सीपीयू। इसकी बेसिकली दो पार्ट्स है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड दूसरा है कंट्रोल यूनिट। आप इसे लॉजिक यूनिट बोल लो, लॉजिकल यूनिट बोल लो, बोथ आर फाइन, ठीक है। The CPU is the brain of the computer. In a computer system, all the major calculations, comparisons are made inside the CPU. यानी कि जितने भी मेजर काम होते हैं बेसिकली वो CPU के अंदर ही होते हैं। अगला आता है आपका जो पहला पार्ट है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। यहाँ तो आप बेसिकली वो थोड़ा सा आइडिया पढ़ रहे हैं, ये आपकी यूनिट 2 है। एक्चुअली में कैसे एडिशन होता है, किस तरह से सब्ट्रैक्शन होता है, वो सब आप इसमें सीखेंगे। द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस ओवर हियर। द ALU परफॉर्म, ALU क्या क्या करता है, सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेशन एंड और ऐसे ही बहुत सारी चीजें ये परफॉर्म करता है। द इंटरमीडिएट रिजल्ट, जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट, यानी कि देखो 2 प्लस सपोज 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो पहले ये परफॉर्म होगा 15, फिर 2 प्लस 5, तो ये एक तरह से क्या है 15 आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट। और ये आपका क्या है फाइनल रिजल्ट। सो द इंटरमीडिएट रिजल्ट दैट आर जनरेटेड इन ALU are temporarily transfer back to the primary storage। वो टेम्परेरी यानी कि फॉर अ शॉर्ट टाइम वो वापस कहाँ भेज दिया जाता है, प्राइमरी स्टोरेज है। यानी कि ये जो 15 जनरेट हुआ है ये उसमें वापस चला जाता है, फिर 2 प्लस 15 होता है, फिर 17 आता है until needed later, यानी कि जब भी आगे जरूरत होती है जब तक के लिए वो टेम्परेरी वहां स्टोर हो जाता है। Hence the data may move from primary storage to ALU and back again storage many time before the processing is done। यानी कि बहुत, देखो ये जो आपको डायग्राम है ना, ये बार बार डेटा यहां से यहाँ, ये जो एरो दिख रही है यहां से यहाँ और यहां से यहाँ, ये बार बार ऊपर नीचे डेटा होता रहता है, ठीक है। एक सेकेंड, अब अगला आपका आता है कंट्रोल यूनिट, यानी कि एवरीथिंग विल बी कंट्रोल बाय कंट्रोल यूनिट। दिस यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। बट डज नॉट कैरी आउट एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग, यानी खुद ही कुछ काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि सीयू खुद डेटा को इधर से उधर, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये हर चीज को ऐसे समझिए, जो आपका हेड होता है या कोई भी होता है वो हर चीज को कंट्रोल करता है, वो हर चीज का ध्यान रखता है। अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे होता है, जो मैनेजर होता है वो मैनेज करता है, ध्यान रखता है कि, पर वो खुद नहीं करता है, पर हर काम सही से हो वो ध्यान रखता है। ऐसे ही कंट्रोल यूनिट कोई खुद एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग या कोई काम नहीं करता है, लेकिन हर चीज सही से हो इसका ध्यान रखता है। इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट ऑल यूनिट ऑफ द सिस्टम, यानी कि जितनी भी यूनिट्स होती हैं सिस्टम को, उनको कोऑर्डिनेट करता है कि तुम ऐसे काम करो, तुम इस तरह से करो, ये काम ऐसे हो, और मैनेज रखता है। It also communicate with input-output devices for transfer of data and result from the storage unit। ये जो input-output unit होती है आपकी कीबोर्ड, माउस, ये जो भी होती हैं जितनी भी, उनके साथ ही कम्युनिकेट करता है सो दैट डेटा जो है या जो भी रिजल्ट है वो ट्रांसफर हो सके स्टोरेज यूनिट से जहां भी जाना है। यानी कि सपोज मैंने एक फाइल को ओपन करने की कमांड दी इनपुट यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट इनपुट यूनिट से कम्युनिकेट करता है। अच्छा तुमको ना ये जो इंफॉर्मेशन दी है ये मॉनिटर पे शो होनी है, तो मॉनिटर पे वो शो होती है, हर चीज का ये ध्यान रखता है। सो हमारी जो लास्ट यूनिट है वो है
आउटपुट यूनिट। हमारी 4 यूनिट थी, हमने इनपुट यूनिट पढ़ ली, सीपीयू पढ़ ली, हमारी स्टोरेज यूनिट हो गई और एक आउटपुट यूनिट हो गई। आउटपुट यूनिट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर इन कोडेड फॉर्म, यानी कि जो आउटपुट यूनिट है वो रिजल्ट को एक्सेप्ट किस में करती है, कोडेड फॉर्म में, यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, इट कन्वर्ट दीज कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। ये जो कन्वर्ट करता है कोडेड रिजल्ट को, जो भी कंप्यूटर से मिला बाइनरी फॉर्मेट में, उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, यानी कि उस फॉर्मेट में जिसमें आप समझ सको। अच्छा, आपने किसी फाइल को ओपन करने की कमांड दिया तो क्या वो फाइल 0110 में शो होती है? नहीं, वो किस में होती है, उस फॉर्मेट में जिसमें आप समझ सकते हो। एंड ये क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है कन्वर्टेड रिजल्ट को आउटसाइड द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ किसी भी आउटपुट डिवाइस की हेल्प से। ये क्या कर देता है, शो कर देता है, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गए। ठीक है, थैंक यू।